नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक कार्यक्रम आर पार। बिहार में नतीजों का आफ्टर इफेक्ट अब खुलकर दिखने लगा है। राजद हो या फिर कांग्रेस, नतीजे आते ही दोनों तरफ अंदरूनी कला शुरू हो गई है और जोर शोर से शुरू हो गई है। राजद में लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने विरोध वाला झंडा बुलंद किया है। उनका आरोप है कि उन्हें चप्पल से मारने की धमकी दी गई। उन पर पिता को किडनी के बदले करोड़ों रुपए और टिकट लेने का आरोप लगाया और गंदी किडनी तक की बात कही। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि हार के बाद बहानेबाजी नहीं, असली आत्मचिंतन से ही काम बनेगा। हालांकि राहुल गांधी की कोर टीम वोट चोरी वाले नैरेटिव पर अभी तक अटकी हुई है, जो बुरी तरह से चुनाव में फ्लॉप हो गया है। उधर जीत से गदगद एनडीए ने नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। अब लगभग यह तय है कि 10वीं बार नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे? आर पार में आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नतीजों का दुष्प्रभाव होगा बड़ा बिखराव। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े कार्यक्रम आर पार में, क्योंकि मैं आपके लिए बिहार से कुछ बहुत बड़ी चीजें निकाल के लाया हूं, खास तौर पर राजद में क्या हो रहा है। बिहार में नतीजों के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। लालू यादव के परिवार में सिर फुटअव्वल बढ़ गई है। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। परिवार की जो स्थिति है जितनी बाहर आ रही है, जनता समझ रही है कि ऐसे लोगों को फिर सत्ता में लाएंगे तो ये लोग जनता के लिए क्या करेंगे। रोहिणी यादव ने पटना छोड़ा तो पीछे पीछे रागिनी यादव, चंदा सिंह, राजलक्ष्मी यादव ने भी मायका छोड़ दिया है। उधर नतीजों के बाद आरजेडी की बैठक समीक्षा के बिना खत्म हो गई। एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ जिसमें तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को समूह ध्वनि मत से सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना। बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कहा, घर का विवाद घर के लोग ही सुलझा लेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ही नेता प्रतिपक्ष बनाने पर मुहर लगा दी। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी एक बार फिर आईना दिखाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, उन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, उन लोगों की जो टिकट बांट रहे हैं, सिर्फ ये कह देने से कि इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ है, हम इलेक्शन जीत नहीं सकते। ये जो ग्राउंड पे लोग जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड से वाकिफ हैं, उन लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। मैं समझता हूँ कि चुन के हम 31 सीटों पे लड़ते और बाकी जो 46 सीटें थी वो आरजेडी को देते तो एक अच्छा मैसेज जाता और शायद कुछ सीटें बढ़ जाती। हालांकि वोट चोरी का मुद्दा अभी भी कांग्रेस के कोर एजेंडे में मौजूद है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। दूसरी तरफ 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनेंगे। हालांकि जीतन राम मांझी के मन में सीटों के बंटवारे वाली कसक अब भी बरकरार है। भाजपा के बाद मेरा ही स्कोरिंग रेट है, तो जनता जो हमको चाह रही है, जनता लेकिन सीट देने में लोग कंजूसी किए, इसी का कसर। सवाल है, आरजेडी में परिवार की कलह क्या गंभीर मुद्दा नहीं है? और सवाल ये भी कि महागठबंधन की हार का असल किरदार कौन है? चलिए तो आइए देख लेते हैं महागठबंधन में हार का विश्लेषण क्या है। महागठबंधन की हार के बहानों और साइड इफेक्ट का विश्लेषण। राजद का एमवाई फैक्टर कमजोर हुआ है। 2025 विधानसभा चुनाव में कुल मुस्लिम उम्मीदवार 19 और कितने जीते? 2। कुल यादव उम्मीदवार 51, जीते कितने? 7, यानी बड़ा नुकसान। दूसरी तरफ एनडीए का एमवाई फैक्टर मजबूत हुआ है। अगर हम देखें तो महिला और युवा 71% पूरे चुनाव में इन्होंने वोट डाला और युवा ने 23% डाला
और एनडीए की जीत में इस एमवाई की यानी महिला प्लस युवा की सबसे बड़ी भूमिका है। जिस जेनजी को आह्वान राहुल गांधी कर रहे थे वो जेनजी मोदी के साथ निकला है। अब इसका एक बड़ा इंपैक्ट है। आइए और अब मैं आपको बताता हूं कि वोट चोरी क्या वाकई मुद्दा था। 2010 का विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ी 102 पर, जीती 91 और स्ट्राइक रेट था 90%। यही आज कहा जा रहा है ना, अजय माकन ने बोला बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए। मैं साल 2010 में कह रहा हूं जब माकन साहब की सरकार थी, यूपीए 2 थी, तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% था और आज बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88% है। जबकि बीजेपी चुनाव लड़ती है 101 सीटों के ऊपर, 2025 के विधानसभा में जीतती है 89, स्ट्राइक रेट 88% आता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यानी यूपीए के सरकार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा था, मोदी की सरकार में 1-2% कम हो गया है। और अजय माकन करें 90% से ज्यादा कैसे आ सकता है, यानी 2010 में 90% ही था। कांग्रेस पार्टी को यह समझना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं आकलन करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। आइए, वोट चोरी के वाकई मुद्दा है 2015 का विधानसभा चुनाव। वोट प्रतिशत बीजेपी का 24.4%, स्ट्राइक रेट 53%, आरजेडी का 18.4% और 80% की बात है। और अब 2025 के अंदर बीजेपी का वोट प्रतिशत 20%, 21% के लगभग, स्ट्राइक रेट 89%, आरजेडी का वोट प्रतिशत 23%, 25 का स्ट्राइक रेट, क्योंकि आरजेडी सीटों पे ज्यादा लड़ी है, आरजेडी ज्यादा सीटों पे लड़ी है तो उसका इंपैक्ट आता है। और अब यहां पर तो वोटिंग परसेंटेज कम था, आरजेडी का 18.4 था, उसके बावजूद 80 सीटें जीत के आई क्योंकि जेडीयू के साथ गठबंधन था। यानी मैं फैक्ट्स और फिगर के साथ आपको बता रहा हूं, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का 90%, 88% स्ट्राइक रेट कैसे 2010 में 90% था, और राजद का कहना है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज इस बार ज्यादा है, सीटें कम कैसे। तो 2015 के अंदर बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 53% का स्ट्राइक रेट था, और आरजेडी का क्योंकि जेडीयू के साथ गठबंधन था कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वोटिंग परसेंटेज 18.4% था, 80 का स्ट्राइक रेट था। और यहां पर यही फर्क आप देख रहे हैं 2025 के अंदर। तो ये जो रोना है वोट शेयर का, वो बिल्कुल धरातल में जाता है। अब आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है, महागठबंधन ना हवा का रुख समझ सका और ना घर के मतभेद भुला सका, यही सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ इस चर्चा के अंदर है, सुजाता पांडे मेरे साथ इस समय जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। जैन जिज्ञासु प्रवक्ता राजद के हैं मेरे साथ, फराज किदवई प्रवक्ता मेरे साथ समाजवादी पार्टी के हैं, शदाब चौहान एआईएमएम के हैं, सतीश के सिंह जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। जैन जी, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। तेजस्वी बाबू को आपने नेता चुन लिया, ऐसा लग रहा है कि आप लोग हार का भी बहाना ढूंढ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज हमारा जाता है लेकिन सीटें कम कैसे हैं। ऑब्वियसली 140 सीटों पर जब आप चुनाव लड़े तो वोटिंग परसेंटेज आपका ही ज्यादा आएगा। 2015 में वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था लेकिन सीटें कम थी क्योंकि ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। देखिए, हम लोगों को, जिन लोगों ने भी बिहार में वोट किया है उन सब के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, जिन लोगों ने नहीं किया उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अगले 4-5 वर्षों में हम अपनी पार्टी के कार्यक्रम, नीति, सिद्धांत, अपनी पुरानी उपलब्धियों के साथ उन लोगों के बीच जाएंगे, सीधा संवाद करेंगे। हमारे नेता बीच में कहीं कोई मध्यस्थता नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, और उनका दिल जीतने का हम प्रयास करेंगे। और चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, प्रौढ़ हो, नौजवान हो, नवयुवती हो, सबने हमको समर्थन किया और इसीलिए हम इतने बड़े पैमाने पर वोट अर्जित करने में कामयाब रहे। लेकिन यह व्यवस्था का चुनाव था, यह तंत्र का चुनाव था और ये नतीजे अविश्वसनीय हैं और सुप्रबंधित हैं, इसलिए लोगों का शक दोहराता है। क्यों है? हम जनादेश को स्वीकार तो करते हैं लेकिन इसका स्वागत नहीं कर सकते। क्यों है आपके लिए? आपके घर में बिखराव था, आपका गठबंधन ठीक से नहीं हुआ था, फ्रेंडली आप फाइट कर रहे थे, अब बड़ा भाई छोड़ के चला गया था पार्टी और उसको पार्टी से निकाल दिया गया था। नहीं, आप 5 फ्रंट पे तो घिरे हुए थे। आप दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू थी जो कि मिलकर चुनाव लड़ रहे थे अच्छे से, और बीजेपी की चुनावी मशीनरी थी। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि कई जगहों पर दोस्ताना संघर्ष हुए, उनको टाला जा सकता था और बेहतर समन्वय के साथ हम इस चुनाव को लड़ सकते थे। इन सारे मसलों पर आज मंथन हुआ और जितने उम्मीदवार हमारे थे
उन व्यवस्था सब ने तो आप ही ने अच्छी नहीं करी ना। बात तो पूरी होने दीजिए अमिश जी। मैं तो आप ही को सुना, 2-2.5 मिनट सुना आपको। जो कह रहा हूं देखिए, व्यवस्था तो आप ही ने अच्छी नहीं करी, और अभी कांग्रेस बहाना दे रही है वोट चोरी का। 2000 में देखिए, मैं कुछ आंकड़ों के साथ बैठता हूं, और आंकड़े क्या कहते हैं। 2010 का विधानसभा चुनाव था, बीजेपी 102 पे लड़ी थी, जीती 91, और बीजेपी का स्ट्राइक रेट आया 90%। और इस बार बीजेपी 101 पे लड़ी, जीती 89, स्ट्राइक रेट आया 88%, 88%। अब आप बताइए, 90% का स्ट्राइक रेट था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा था। क्या इसका बहाना है बताइए? मतलब बहानेबाजी है ना, अपना आंकलन नहीं करना और बहाने देना। आप एक साथ बोल लीजिए 15 वाक्य, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। बोलिए आप। लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपसे ये कह रहा हूं क्या आप बोलिए, आप यह चुनाव शुरू से यह चुनाव शुरू से असमान प्रतिस्पर्धा का चुनाव था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि 5 वर्षों में नीतीश जी को और भाजपा के लोगों को लगा कि महिलाओं की दुर्गति हो गई है बिहार में, इसलिए उनके खाते में जीविका वाली दीदियों को हमको 10,000 देना है और चुनाव के बीच अलग अलग तिथियों में देना है। उससे बड़ा संयोग यह है कि चुनाव आयोग को यह लगा कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बढ़ाने के लिए 1,80,000 जीविका दीदियों को हमको उनकी सेवाएं लेनी है। उससे भी बड़ी विचित्र बात यह हुई कि चुनाव आयोग के तमाम पुराने नियमों को ध्वस्त करते हुए पोलिंग बूथ पर अंदर के अहाते में टेबल लगाकर जीविका दीदियां बैठी, और उनकी हथेलियों में जो मेहंदी लगी हुई है उसमें तीर का, कमल का निशान, कहीं पर मांझी जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह, कहीं पर हेलीकॉप्टर, इस तरह से मैनिपुलेट किया गया। तो हम कह रहे हैं कि इस पर अगर आंख बंद हो जाए तो फिर इस चुनाव, और हरियाणा में आपको मैंने अच्छा वक्त दिया अपनी बात को रखने का। सुधांशु त्रिवेदी, ये 10,000 चुनाव था और आपने इलेक्शन कमीशन आपके साथ गलबैया कर रहा था, इनके घर में कोई मतभेद नहीं था, इनका सब कुछ ठीक था। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव को चुना गया है विधायक दल का नेता, सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना है, और एक लाइन में प्रस्ताव करा। बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और मीसा भारती यादव भी मौजूद रही हैं, यानी परिवार के 3 धड़े मौजूद रहे हैं। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को मिला है लालू यादव का साथ, तो परिवार में बेटे के साथ पिता खड़ा है। लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ गए हैं। इससे पहले उनकी बहन ने गंभीर सवाल खड़े करे थे तेजस्वी यादव के ऊपर, लेकिन और तेज प्रताप यादव भी सवाल खड़ा कर चुके हैं, लेकिन और बाकी 2 बहनें भी छोड़ के आ गई हैं घर। लेकिन इसी बीच लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, बेटे के साथ खड़ा है पिता, बेटियों के साथ कौन खड़ा है यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, तेजस्वी यादव ही हैं और लालू यादव ने बोला है आगे भी राजद वही चलाएंगे। ये बात का आपका जवाब देने से पहले मैं एक वाक्य में जैन जी की उस बात का जवाब दे दूं जो उन्होंने महिलाओं के लिए कहा। महोदय, सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसा नहीं था, 10,000 रुपए से ही कोई फर्क पड़ने वाला था। नीतीश जी की सरकार आने के बाद बच्चियों को साइकिल देने से लेके, शिक्षण संस्थाओं में उनको स्थान देने से लेके, बिहार सर्वाधिक महिला रिप्रेजेंटेशन वाला राज्य है। एक दौर में बिहार में महिलाओं को जान और सम्मान की रक्षा की चिंता करनी पड़ती थी, आज सबसे ज़्यादा पुलिस में महिलाएं हैं। मोदी जी के आने के बाद से पिछले 11 साल से उज्ज्वला योजना से लेकर, शौचालय से योजना से लेकर, अगर आप देखें मुद्रा योजना से लेकर, ड्रोन दीदी से लेकर लखपति दीदी तक जो कुछ भी हुआ है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आप लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, ये जो नशाबंदी लागू हुई, नशाबंदी से घरेलू हिंसा में भारी कमी आती है और महिला के मन में एक विश्वास आता है। ठीक है, चोरी छुपे लोग पीने का प्रयास करते हैं। कई महिलाओं ने बोला ये तो सब हमारे पति का प्रॉब्लम है। व्यवस्था का चुनाव था सुधांशु त्रिवेदी, व्यवस्था का चुनाव था ये। नहीं, मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की जो पहली कैजुअलिटी होती है वो महिला होती है। अगर कोई बेचारी साधारण सी महिला जा रही है और उससे कोई छेड़खानी या चीना झपटी करना चाहता है, जैन जी, ये राहुल गांधी और तेजस्वी जी को समझ में नहीं आया, जात पूछ के नहीं होती है छेड़खानी, उस समय उसके लिए एक महिला होती है। इन दोनों चीज़ों पर जो काम हुआ था उससे महिलाओं में एक विश्वास आया था। अब रही बात इसकी कि जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आपको लगता मतदाता सूची, इलेक्शन प्रबंधन, तो क्या महागठबंधन चुनाव की घोषणा तो छोड़िए, चुनाव की तिथि से पहले अपने गठबंधन के समीकरण सूची स्थापित कर पाया था? नहीं।
अपने मतदाताओं की प्रत्याशियों की सूची जारी कर पाया था? नहीं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लिए खींचातानी होती रही चुनाव के दौरान। भाई साहब, आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से लेके गठबंधन के सहयोगियों से लेके प्रत्याशियों की सूची तक तैयार न कर पाए और दूसरी सूची के ऊपर बात करने का प्रयास करें। भाई साहब, तेजस्वी जी को घोषित करने के बाद राहुल गांधी जी का मुझे तो नहीं ध्यान है उस दिन कोई ट्वीट था, मतलब राहुल गांधी का समर्थन नहीं था, ना प्रेस में बोले ना उसमें बोले। उसके बाद जिस ढंग से इन्होंने क्या कहते हैं आपके मुकेश सहनी जी ने, और एक और मैं यथार्थ कहना चाहता हूं, ये जो राजनीति के विश्लेषक हैं जो चश्मे लगाए हैं उनको भी बहुत संभल के चलना चाहिए, जो इस समय मोदी विरोध के चश्मे लगा के जो लोग बैठे हुए हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी लड़ाने का प्रयास कर रहे थे जातियों के आधार के ऊपर, आज किस वर्ग का किससे संघर्ष है इसे समझने की जरूरत है धरातल पे। वो 50 साल पुराने या 70 साल पुराने चश्मे से आप देखेंगे तो आज की दुनिया आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं किसी का नाम लेकर लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कोट कर रहा हूं। मुकेश सहनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मल्लाह समाज की अधिकतर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा हुई है, इसलिए वोट ट्रांसफर में समस्या आ रही है। भाई साहब, वोट नहीं ट्रांसफर हो रहा था आप लोगों का, यह समस्या थी। और जितने प्रतिशत वोट को लेकर कह रही है राजद, तो इनका तो जो बेस वोट है उससे कम है ये। इसका मतलब जो आप क्लेम करते थे कि 14% प्लस 38-30%, तो 34 तो वहीं पे हो गया भाई, तो उतना वोट तो मिलना ही चाहिए था। अगर उतना ही मान लिया जाए, इसलिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं एक बिंदु और कह दूं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, हम लोग बहुत यंग एज के थे, बच्चे थे, तब वो गरीब गुरबा के नेता कहलाते थे। वहां से उन्होंने संकुचित किया अपने को, फिर हुए पिछड़ों के नेता, क्योंकि दलित उनसे अलग हुए थे, पासवान जी वगैरह अलग। फिर अपने को और संकुचित किया तो केवल यादवों के नेता बने, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी और अन्य अलग हो गए। और फिर जब सत्ता देने की बात आई तो केवल परिवार के नेता, राबड़ी जी को सत्ता दी, कोई यादव समाज का भी व्यक्ति नहीं मिला। और आज स्थिति ये हो गई कि अब वो एक बेटे के नेता रह गए। परिवार में दूसरा बेटा और दूसरी बेटी बाकायदा चली गई, तो आप सोचिए क्रमिक ह्रास, यानी ग्रेजुअल किसी का डिसोल्यूशन क्या होता है, कद का वो दिखाई पड़ता है। पूरे समाज के गरीब गुरबा के नेता से आज परिवार में एक बेटे के नेता रह गए लालू यादव। ओके, उनको बेटे तक सीमित कर दिया गया। और रोहिणी आचार्य ने जो बातें बोली है वो भी बहुत बड़ी है। वो कह रही है चप्पल दिखाई, ये सब कुछ हुआ। नहीं, अमीश जी, मैं बहुत मुख्तसर आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग इस तरह से बहस करेंगे राजनीतिक मर्यादा के परे जाकर, तो हम लोगों को राजनीतिक परिवार के निजी मामलों को अगर इस तरह से डिस्कस करना है तो मैं समझता हूं कि ये ठीक बात नहीं है। हमने कभी नरेंद्र मोदी जी के परिवार पर कुछ नहीं कहा। जब प्रमोद महाजन जी के परिवार में उनके भाई ने जो कुछ किया, हमें उस बात की पीड़ा हुई कि ये विचित्र बातें हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा परिवार सक्षम है अपने सभी मामलों को बहुत ही गरिमा, मर्यादा और सूझबूझ के साथ सुलझाने के लिए। हमारी सभी बहनें प्रिय हैं, आत्मीय हैं, और तेजस्वी जी का उनके साथ जो भी रिश्ता है और हम सब का, वो आजीवन कायम रहेगा। लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लालू प्रसाद जी को यथास्थितिवादी लोग अगले 200 वर्षों तक माफ नहीं करेंगे। मैंने रिपोर्टिंग करी है राहुल महाजन बिहार की राजनीति के व्याकरण को हमेशा के लिए उन्होंने बदल दिया और उसको रिपोर्ट करा गया था। लेकिन देखिए सार्वजनिक रूप से, और देखिए रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ चुकी हैं आपकी टिकट के ऊपर, मामले के बारे में कोई बात नहीं कही है। हम आपसे कह रहे हैं, नहीं, मैं आपने प्रमोद महाजन की हत्या का जिक्र किया, राहुल महाजन का जिक्र किया, उसकी पीड़ा हुई, उसका शोक रहा लालू जी से लेकर सबको। मैं आपसे कह रहा हूं, फिर आता हूं भाई। नहीं, आप जयंत, मैं एक बात तो कहने दीजिए ना भाई, आप पॉलिटिकल बात बोलने ही नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि 14 विषय बन गया ना, चुनाव में हार हुई, रोहिणी आचार्य आपकी टिकट पे चुनाव लड़ी थी, तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बना के बैठे हुए हैं। लोग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी और पसमानदा के लोग हैं। ये 40,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, शराब माफिया, एक्साइज डिपार्टमेंट और चुनावों में आपने मुद्दे को उठाया। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पटना हाईकोर्ट नहीं, ये जो कह रहे हैं कि महिलाओं को हमने शांति दी, खुशहाली दी, नहीं भाई, उन परिवार से जाके पूछिए कि बच्चों का भरण पोषण कैसे हो रहा है, उनकी शिक्षा का फीस कैसे जा रहा है, घर में एक कमाने वाला है जेल में ठूस दिया गया है, ये कैसी बातें हो रही है भाई। ओके सुधांशु जी,
देखिए, पहली बात तमाशा बना मैं दिया है। कहना चाहता हूँ, परिवार को हम 27 वोट से हराया गया हमारे उम्मीदवार को। परिवार के जैन जी सदस्यों ने शांति, जैन जी शांति शांति। नहीं हर जैन बूथ पर जी, 50 वोट परिवार के लोगों ने स्वयं आकर टिप्पणियां की हैं। महोदय, आप जो हमारे, क्या प्रमोद महाजन जी के किसी बेटे या बेटी ने आकर यह कहा कि मेरे पिता ने मुझे चप्पल दिखाई? यह आपका अंदरूनी मामला सार्वजनिक परिवार ने किया, हम नहीं बोल रहे हैं परिवार के मामले में। हमने टिप्पणी करना चाहते हैं। हमने कभी तेज प्रताप जी ने कहा कि जयचंद है और ये इस ढंग की बातें हैं। मैं पूछना, देखिए, कभी हमारे यहाँ जब जो आपके परिवार के सदस्यों ने सार्वजनिक टिप्पणियां की, अरे मैं ये नहीं कह, मैंने तो सिर्फ ये कहा ना, आप तो इतने परिपक्व हैं, सम्मानित साथी हैं, क्या हम लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए? हमने ये मुद्दा नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ शीशे की तरह साफ है, बहस की गुंजाइश नहीं है। अब आइए मुद्दे करके, बीजेपी एमपी आपके बीच में नहीं बोल रहे। ओके, ही इज आल्सो वेरी सीनियर, आप भी वरिष्ठ हैं। जैन एक सेकंड, एक एक करके। ओके सुधांशु, आप अपनी बात को रखिए। आप सुनिए, जो लोग ये कहते हैं कि नशाबंदी के बाद समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, जैन जी, आप राजद के प्रवक्ताओं में थोड़ा भिन्न हैं और आप उस ढंग की डिबेट नहीं करते जैसे आपके यहाँ के कुछ ऐसे प्रवक्ता थे जिन्होंने बहुत ज्यादा वैसा किया। तो मैं एक बताना चाहता हूं आपको, भाई साहब, अगर वैसे देखें तो स्मगलिंग का एक्ट है, कॉफी पोसा भी है, एंटी थेफ्ट एक्ट भी है, स्मगलिंग की भी अर्थव्यवस्था चलती है हजारों करोड़ की। तो मतलब स्मगलिंग का और चोरी का कानून खत्म कर देना चाहिए, स्मगलिंग का कानून खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्मगलिंग का एक्ट है तो स्मगलिंग खुल के नहीं हो पा रही है। शराबबंदी का एक्ट है। बड़ी खबर आ रही है पटना से, बड़ी खबर आ रही है पटना में। लालू के आवास में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा हो गया है। लालू यादव के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा है। छपरा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और हंगामा कर डाला है। संजय यादव के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें वहां से सामने इस समय आ रही है, लाइव आइए देख लेते हैं। लालू यादव के घर के बाहर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। और एम्बियंस ऑफ करिए प्लीज। आओ बैठो जाओ। मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूं सुजाता पांडे का। सुजाता पांडे, क्या आपको लगता है कि आप राजनीतिक विश्लेषक है, खेल जो था वो खेला जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपस में समन्वय नहीं था महागठबंधन में? संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से महिलाओं ने एक सजाए मौत का फैसला दिया है राजद को, क्योंकि उनकी जो पारिवारिक हिस्ट्री है उसको देखते हुए, जो जंगल राज का इतिहास है जिसमें महिलाओं की कभी इज्जत नहीं की, शिल्पी गौतम से लेके भयावह कांड हुए चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ ये तो इतिहास पटा पड़ा हुआ है। लेकिन आज जो ये कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता कि वो हमारा पर्सनल मामला है, जो रोहिणी आचार्य कह रही है, भाई साहब पर्सनल मामला नहीं है। जिस वक्त ये आवाज आपके घर से निकल के माइकों तक पहुंच गई और टीवी चैनलों में चल गई और आप रोहिणी आचार्य द्वारा ही बोली गई, ये पर्सनल मामला नहीं होता है, ये भारत की बेटियों का सम्मान का मामला है, उनकी डिग्निटी का मामला है, आर्टिकल 14 का मामला है, आर्टिकल 21 का मामला है। और आप चला रहे थे बिहार में कि ये संविधान बदल देंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान कहता है कि बेटियों को समानांतर अधिकार होना चाहिए। आप बेटियों को चप्पल जूता से मार रहे हैं तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे आपसे कि अगर लालू की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो बिहार की एक जो आम महिला है वो अगर अपना हक मांगे, अपनी हिस्सेदारी मांगे, चाहे सत्ता में ही क्यों ना मांगे, तो उसके साथ क्या क्या नहीं हो सकता। ये सिर्फ रोहिणी आचार्य की बात नहीं है, जो बात लालू प्रसाद यादव के घर से निकल रही है वो भारत के हर एक बेटी का सवाल है कि कैसे एक बेटी को उसका हक मांगने पे, सवाल पूछने पे उसे गंदी कहा गया, उसकी किडनी तक को गंदी कहा गया। वही किडनी जिसने इनके सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव की जिंदगी बचाई, वही बेटी जिसकी विपक्ष ने भी प्रशंसा की कि बेटियों को ऐसा ही होना चाहिए, उसी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया गया, उसी बेटी को परिवार से बाहर निकाल दिया गया। तो मैं ये पूछती हूँ बिहार की बेटी होने के नाते भी और भारत की बेटी होने के नाते भी कि क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता है कि आप ये बताइए
कि जो आपके घर में बेटियों के साथ हो रहा है, जो रोहिणी आचार्य के साथ हो रहा है, वो क्या आरजेडी की अपनी छवि पे बड़ा काला धब्बा नहीं है? जंगल राज की छवि से आप परेशान थे, उससे निकल नहीं पाए, इसीलिए महिलाओं ने आपको वोट नहीं दिया। ओके, जवाब सुजाता पांडे जवाब लेते हैं। जैन जिज्ञासु का जैन जवाब उठ रही है वो पारिवारिक नहीं है, इसका जवाब देना पड़ेगा। लालू प्रसाद क्यों चुप है, इसका जवाब देना पड़ेगा। राबड़ी अच्छा, आप आरजेडी नहीं कह रही, आप रार जेडी कह रही हैं। रार जेडी है, रार हो रही है, और रार जनता दल है ये। ओके, देखिए मैं तो इतना ही जानता हूँ, जिस चंपा विश्वास का जिक्र आप कर रहे हैं। अरे भाई आप बोल लिए भाई, अब मुझे बोलने दीजिए। आपने बोला, गजब हाल है आप लोगों का। ठीक है, ओके। जैन जिज्ञासु बोली। आपने उठा लिया सवाल, 100 सवाल उठाया, हमारा उत्तर तो भी सुनिए आप मोहतरमा। मैं कह रहा हूं कि चंपा विश्वास ने जो मामले उठाए, हमारी सरकार ने मामले को दर्ज किया। अभियोजन पक्ष बिहार सरकार थी और सजा हुई, लेकिन वह आदमी बड़ी कब हुआ है? जो विधायक के पुत्र हैं वो बड़ी हुए नीतीश जी की सरकार के दौरान 2010 में। और फिर आप देखिए, अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो ये विचित्र बात है। सुजाता पांडे उन्होंने आपको सुना। सुजाता पांडे एक करके आपने सुना। आपने रोहिणी आचार्य के बारे में सवाल पूछा और चंपा विश्वास के बारे में पूछा, वो जवाब नहीं। रोहिणी आचार्य पे जवाब और चंपा विश्वास के मामले में मृत्युंजय यादव बरी हुए हैं 2010 में, और हाईकोर्ट ने जो निर्णय सुनाया उसमें यह था कि ये जो रिश्ते थे वो परस्पर सहमति, म्यूचुअल कंसेंट के साथ बने थे। अब ये तो हाईकोर्ट का जजमेंट है भाई, इसमें जैन जिज्ञासु, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी क्या करेंगी? तो दूसरी बात, आपने रोहिणी जी के बारे में जो कहा, ये बिल्कुल सच है कि रोहिणी जी हमारे परिवार की सबसे आत्मीय सहृदय सदस्य हैं और वो बड़ी बहन है, निष्कपट है, निष्कलुष है, निश्चल है, उनके मन में कोई मैल नहीं है। और अरे भाई आप सुन लीजिए ना। आप देखिए, एक बात आपको कहूं, मेरे अपने परिवार में भी कोई लबर करता है ना, तो मैं वहां उस डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेता। मैंने आपको विनम्रता पूर्वक सुना, आपको ससम्मान सुना। सुन लीजिए ना भाई। नहीं भाई, आई कांट टॉलरेट यू। आपको मैंने सुना, अब आप उत्तर नहीं सुनिएगा क्या? नहीं, बीच में टपर करने वालों को मैं इंटरटेन नहीं करता हूँ। कभी बेटी को अरे छोड़िए ना भाई, आपके परिवार के बारे में मुझे पता नहीं है। आपके परिवार के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप जिस तरह से बीच में टपकती हैं, आपको पसंद नहीं करते होंगे आपके परिवार के लोग। आप जिस तरह से बीच में टपकती हैं, आपके परिवार के लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर शऊर नहीं है। सुजाता पांडे, ये एक तो सुजाता पांडे अपनी बात कर रही है, चपड़ नहीं कर रही है। हम ओके, सुजाता पांडे एक सेकंड, सुजाता पांडे ऑडियो डाउन करो। सुजाता जी एक सेकंड। ओके, जैन जिज्ञासु, सुजाता एक सेकंड, आपका एक पॉइंट है, वो उसका वो जवाब देंगे। सुजाता, मेरा रिक्वेस्ट सुनिए, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं, आप शांत रहिए। सुजाता पांडे, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। सुजाता जी शांत रहिए प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, एक तो जैन जिज्ञासु, जैन 1 सेकंड, जैन, एक तो आपने बोला सुजाता पांडे चपड़ करती है। मेरा निवेदन है किसी को ऐसे ना बोले, वो भी महिला है, उनका भी सम्मान है, वो भी बोल रही है अपनी बात को। ओके, आप अपनी बात महिला पुरुष के बाइनरी मत जाइए, उन्होंने अपनी बात कह दी, मुझे उत्तर देने दीजिए। ठीक है सुजाता पांडे, 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं, अरे भाई, इनका प्रवचन हम सुनने के लिए आए क्या? बोलिए जैन जी। परिवार में क्या मतांतर नहीं होता है क्या? मेरे अपने पिता के साथ मतांतर है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैं उनकी इज्जत नहीं करता हूं? शरद यादव एनडीए के कन्वीनर थे, जीवन भर अपने पिता के साथ डिफरेंशिएट रखते थे और सदन में कहा कि मैं तो मां वाला आदमी हूं, मैं तो मातृसत्ता की पुनर्स्थापना की वकालत करने वाला आदमी हूं। और चाहे रोहिणी जी हो, चाहे मीसा जी हो, चंदा जी हो, रागिनी जी हो, हेमा जी हो, अनुष्का जी हो, या हमारी छोटी बहन राजलक्ष्मी हो, सबके प्रति हमारा प्यार, स्नेह, सम्मान, आदर है। और तेजस्वी जी का साथ जीवन भर का है। तेजस्वी जी से ज्यादा अपने परिवार में बहनों का, भाई का, माता का, पिता का और पूरे पार्टी में ख्याल रखने वाले लोग नहीं है। लेकिन कई बार भावावेश में कोई बात होती है और वो परिवार के बीच की बात है, उसको एमिकेबली हम रिजॉल्व करेंगे। इसमें इनका क्या काम है भाई? इनके परिवार में कितने तरह के मतांतर होते होंगे, हमको उससे कोई लेना देना है। लेकिन ये जो सार्वजनिक जीवन में, लेकिन जैन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, ये परिवार की बात है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मेरा ये विषय भी नहीं है। अरे भाई, अगर ये इनका अपने परिवार में, ससुराल में, मायके में, पति के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, बाकी ननद के साथ कैसा रिश्ता है, ये खुद जानती होंगी। क्या डिफरेंस नहीं होता है? हमारे यहाँ भी नहीं चलाई जाती। बाल पकड़ के बाहर नहीं, आप कौन होती हैं? Who are you?
बड़े नहीं, आप होते कौन हैं? आप कौन हैं? मैं बिहार से। अरे आप कौन होती हैं हमारे परिवार पर टिप्पणी करने वाली? आप क्या आप कौन हैं? क्या होती हूँ? अरे अपने घर से मतलब रखिए ना भाई, अपनी पार्टी से मतलब रखिए ना। कुछ नहीं है आप एक तमाशाई हैं, आप एक तमाशबीन हैं, आप एक उज्जड हैं, आप एक फुहर महिला हैं, आप एक बदतमीज और बेशऊर महिला हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं है। अरे छोड़िए पांडे जी, अरे छोड़िए पांडे जी, आप क्या हैं? अरे आप अपना परिचय खुद दे रही हैं। दूसरे के मामले में टपकने वाले, दूसरे के घर में झांकने वाले लोग कोई अच्छी परवरिश का परिचय नहीं दे रहे हैं। अगर आपको जरा सा भी शऊर, तमीज और तहजीब होती तो आप इस मामले में नहीं पड़ती। अरे पुरुष और स्त्री को मैं मानता ही नहीं। जैन जिज्ञासा आप कह रहे हैं फुहड़ है, और आप कह रहे हैं ये महिला ठीक नहीं है, ये महिला फुहड़ है। ये अधिकार आपको किसने दिया? ये क्यों बोलेंगे आप? उन्होंने एक बात उठाई, उसको क्यों बोले? एक सेकंड सुजाता पांडे का ऑडियो डाउन है। जैन जिज्ञासु जी, आपने अपनी फेरो पैनलिस्ट को फुहड़ कह दिया। आपने बोला, आपने उनके लिए कितने शब्द बोल दिए, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता उनको। सुधांशु त्रिवेदी wants to comment. सुधांशु त्रिवेदी wants to comment. सुधांशु त्रिवेदी, नहीं, I think that the line is crossed here. बदतमीज कहते हैं, बदतमीज उनको आप कह रहे हैं, फुहड़ है, चपड़ कर रही है। आपको एक सवाल पसंद नहीं आ रहा, आप उसका उत्तर ना दें। उज्जड और हल्का हम समझते हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, प्रश्न पूछ लिया, बीच में टपक रही है। नहीं, फिर वो शांत हो गई। आपने 1.5 मिनट बोला, 1.5 मिनट आपने, उसके बाद जब वो बोली तब भी मेरा निवेदन है, मेरा वो विषय नहीं था, लेकिन फिर भी वो विषय, अब क्योंकि आपने इतना बोल दिया। एक सेकंड जैन जिज्ञासु जी, अब मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। देखिए मेरा कार्य, मैं सबको पूरा अधिकार देता हूं बोलने का अपनी बात को। सुधांशु जी, आप काफी देर से नहीं, आप अपनी बात को बोलिए प्लीज। जो यहां पर अभी हुआ, यो कमेंट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ बिहार में जनादेश आया है, आज हम उनसे पुनः कहना चाहते हैं। चलिए ये वाली पारिवारिक वाले विषय को कुछ समय के लिए अलग रखते हैं। वैसे एक बात जरूर कहना चाहते हैं, परिवार का कोई विषय सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव जी ने ही चुनावी मंच से बोल दिया था कि रोहिणी आचार्य ने मेरे लिए किडनी दी है। वो बहुत नितांत व्यक्तिगत विषय था, उसका कोई राजनीतिक सभा में नहीं होना चाहिए था। खैर छोड़िए, अब आज के विषय पे आते हैं। आज अगर उनको लगता है चुनाव के लिए, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, अभी तो चुनावी सूची सबके पास है ना, मतदाता सूची। मैं कांग्रेस से और विपक्षी दलों से कहना चाहता हूं, भाई साहब, एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 वोटर ही होते हैं। जरा सूची मिला लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में आपको लग रहा है कि एक में 100 फोटोएं, मतलब 100 मतदाताओं में एक ही फोटो है। ये सब अच्छी तरह मिला लिया है कि नहीं? आप जो कहते हैं कि साहब वो 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई, तो आपने क्या उसकी शिकायत की है कि नहीं? अभी समय है शिकायत करने का, सीसीटीवी पाने का समय है, और वीडियो रिकॉर्डिंग की है कि नहीं? या सब कुछ एक साल बाद बवाल के लिए रखा है? ये साल भर बाद के बवाल के लिए रखा है, एक साल या का अगर तो खेल ही हो ईमानदारी गया है तो सब प्रमाण आकर भरना चाहिए। आपके बूथ लेवल एजेंटों ने कितनी शिकायत की है, उन्होंने कितने प्रमाण दिए हैं, मतदाता सूची जो आई थी उनमें कितनी चेकिंग की है, या ये सब कुछ कभी वो कोलंबिया के बाद कहीं और से, इंग्लैंड अमेरिका से लौट के आएंगे तब बवाल करने के लिए होंगे? इस बात पे विचार कर लेना चाहिए। जी, मैं रुक करता हूं फराज किदवई साहब का। फराज किदवई, देखिए मगध में हरा दिया, अब अवध की बारी है। जिस ओवैसी की पार्टी को आप हल्का आंकते थे, वो ओवैसी की पार्टी कांग्रेस के बराबर निकली है। आप बताइए क्या करेंगे? अगला नंबर अवध का है, बीजेपी कह रही है। मगध में हरा है, अवध में भी हराएंगे। और आप तो मेरे कार्यक्रम में बकायदा कह के गए थे, सुधांशु जी भी थे उस दिन, और ऑडियंस भी थी कि लालू का लाल मुख्यमंत्री बनेगा 14 तारीख को। देखिए क्या हाल हो रहा है। हाँ, तो परिवार में झगड़ा लग गया है बहुत बुरा। अमीश जी, देखिए बिहार की जनता ने अपना फैसला दे दिया है, और मैं बिहार की जनता को हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से उनको बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और साथ में मैं इलेक्शन कमीशन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इलेक्शन कमीशन की बहुत तारीफ करता हूं कि उनको मोदी जी ने जो काम दिया था उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया है, जैसे कि उनको निभाना चाहिए था आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देशों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, आप लोग चुनाव पे चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का दोष है। गठबंधन में फ्रेंडली फाइट हुई, इलेक्शन कमीशन का दोष है। मैंने कब कहा दोष है? बिल्कुल मैंने
मैंने कहा इलेक्शन कमीशन का दोष है गठबंधन के अंदर। ये तो आप बोलते फ्रेंडली फाइट हो रही थी, आखिर तक सीटें अनाउंस नहीं हो पा रही। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को अनाउंस नहीं करना जा रहे थे, सनफ मल्ला को अनाउंस करने के बाद मुसलमान वहां पे नाराज हो गए, ओवैसी ही बैठे रहे लाइन के बाहर, उनको वो कह रहे थे मेरे साथ अलायंस कर लो, फायदा होगा तुम्हें, उसके साथ अलायंस नहीं करा, अपना घर सुलटा नहीं। और इलेक्शन कमीशन पे दोष है, कम से कम कभी तो आईना देखिए जनाब। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, इलेक्शन कमीशन ही गलत है, पब्लिक ही गलत है, मीडिया ही गलत है, बाकी सब सही है। अरे सर बोलिए सर। बोलने दिया मैं, आपने कहा ना हाथ जोड़ करके मैं भी ये बोल रहा हूं कि मैंने कहीं नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन का दोष है, मैंने कभी कहीं नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन खराब है। मैंने तो कहा कि आदरणीय मोदी जी ने जो कहा इलेक्शन कमीशन ने किया। अब दोष उसमें अगर आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं ढूंढ रहे हैं तो उसमें मैं नहीं बोल सकता। मैं अच्छा, आपका कहने का क्या मतलब था? मोदी जी क्यों बोलेंगे इलेक्शन कमीशन को? क्या बोलेंगे मोदी जी इलेक्शन कमीशन को? मतलब आप भी ऐसी बात करते हैं? अरे मोदी जी, मतलब आप भी ऐसी बात करते हैं? मोदी जी दिशा इतने शरीफ नहीं है आप, प्लीज। इतने फराज के भाई आप शरीफ नहीं है जितने शराफत आप दिखा रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी फिजिकली ऑल्सो एंड इंटेलेक्चुअली ऑल्सो। अरे सर थैंक यू वेरी मच सर, आगे पे तो बढ़ने दीजिए सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी और सुधांशु जी की सरकार ने पिछले 5 सालों में जो गैर दस्तूरी एक माहौल बनाया है, उसके ऊपर हबीब जलील साहब ने, क्योंकि सुधांशु जी बैठे हैं इसलिए थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिबेट में मजा आता है, तो हबीब जलील साहब ने 4 लाइनें कही हैं जी कि दीप जिसका महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो देखिए क्या हो रहा है अमीर जी। अब मैंने इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कहने जा रहा हूं, और मैं क्यों कहने जा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को वो सब कुछ करने दिया जो कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, जवाब सुधांशु जी लेते हैं। अब आपने लंबा बोला सुधांशु जी, जवाब 40 सेकंड मेरे साथ 2 मेहमान है जो एक बार ही नहीं बोले। सुधांशु जी बोलिए, 30 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन को लेकर इनको जो आरोप लगाने हैं वो मैं एक बात कहना चाहता हूं दर्शकों से। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों का 2 दिन का शिविर हुआ था, और जिसमें वो फोटो आपने सबने देखी होगी, प्रधानमंत्री जी पीछे जाके बैठे थे और उन्होंने कहा कोई बड़े नेता भाषण नहीं देंगे, सब सांसद अपनी अपनी बात कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद छोटे ग्रुप्स बना के भी हुआ। क्या ऐसा कभी आपने सुना इंडी गठबंधन का? नहीं। चलिए, हमारे यहां मोदी जी के जन्मदिन से लेके और अभी महात्मा गांधी की जयंती तक बाकायदा सेवा सप्ताह मनाया गया, वहां पे कार्यकर्ता सम्मेलन हुए और कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा। ऐसा कोई कार्यक्रम आपने देखा? सरदार पटेल की जयंती से चल रही है हमारी वो भारत पे दौड़ने वाली यात्रा, आपने कभी ऐसा कोई कार्यक्रम देखा? बाकी तो छोड़िए, संसद के पटल पर इंडी गठबंधन का कोई ऑफिशियल अस्तित्व नहीं है। इंडी गठबंधन ने राज्यसभा और लोकसभा में अपना नेता तक नहीं चुन के दे रखा है। भाई साहब ये बता दीजिए कि आज तक कांग्रेस और महागठबंधन ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं किया, एक अपनी कार्यकारिणी की बैठक नहीं की, कोई विचार विमर्श नहीं किया। जब आप कोई एक्टिव और कोई सामाजिक सरोकार का कार्य करते हुए दिखाई नहीं पड़े, तो जब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं रिजल्ट के लिए इलेक्शन कमीशन दोषी है, तो ये अपने आप में देश की जनता समझती है। ये बात सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ी और इलेक्शन कमीशन को दोष दे रहे हैं। सुधांशु जी ने बड़ी लॉजिकल बात बोली कि एनडीए मेहनत करता है, बीजेपी मेहनत करती है, इस फैक्ट को तो डिनाई नहीं कर पाएंगे सतीश जी। बिल्कुल, ये बात तो डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ में जब सुधांशु जी ने शुरुआती वक्तव्य में चश्मे की बात की थी, तो मेरे जो दोनों चश्मे से एक ही तरह की चीज दिखाई आपको क्यों लगा आप ही का चश्मा है? नहीं, अरे मेरी क्या, चश्मे की बात कर रहा हूँ ना, साफ सबको दिखना चाहिए। तो मैंने भी डाला है वैसे। सुनिए ना, आप बात बोलने दीजिएगा, मत पूछिए। मैं कह रहा हूँ, देखिए, एक चश्मा तो निश्चित रूप से कहता है कि महागठबंधन जो है ये चुनाव हारने के लिए ही लड़ रही थी। मैं बोल रहा हूँ ये बात है ना, कोई समन्वय नहीं था, कोई डुबकी लगा दे रहा है, कोई 60 दिन बाहर चला जा रहा है, सब कुछ घोषणाएं हुई, सब लेट से हुई, वो एक पक्ष है। लेकिन एक चश्मा और भी है जो सुधांशु जी नहीं देखना चाहते जी, और वो भी देखने के लायक है। भाई, ये शायद पहली बार इतिहास में, भारत के इतिहास में हुआ कि आप वोटिंग करने जाओ, उसके एक दिन शाम पहले आपके खाते में पैसे आ रहे हैं।
आए हैं। मैं कह सकता हूं कि मैं जानता हूं कम से कम 2 लोगों को जिसके खाते में पैसे आ रहे हैं। अरे भाई दे देते पहले, जब महिलाओं के लिए इतना कार्यक्रम जुड़वा गए सुधांशु जी, बहुत तरह के कार्यक्रम। ये बात सही है कि कार्यक्रम भी हुए, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी भाई कि 20 साल के मुख्यमंत्री को वोटिंग करने के 20 घंटा पहले आपको खाते में ट्रांसफर करना पड़ा। वृद्धा पेंशन तक आया है, 400 से बढ़ा के जो 1100 हुआ वो 1 दिन पहले आया है। तो ये तो अब चुनाव बंद करा दीजिए सुधांशु जी, आपकी बड़ी ताकत है। हो गया ना, एक बार आप सब जगह जीत गए, सब मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। चुनाव पर इतना गहरा महागठबंधन की सारी प्लानिंग अच्छी थी? नहीं थी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं नहीं था। वो लड़े ही नहीं, हमको लगता है आपस में ही लड़ते रह गए। ये बात तो सही है, और शायद इन्होंने पहले ही हाथ उठा दिया था, खाली ये दिखावा कर रहे थे चुनाव लड़ने का। ये अब ओवैसी कहते रहे कि मुझको ले लो, साथ मुझको ले लो, उनको नहीं लिया। ओवैसी कहते रहे मुझको ले लो। अब यूपी वालों को डरना चाहिए ओवैसी से। ओवैसी तो का तो पता ही है कि क्या है, कैसे साथ ले लेते भाई। तो आपको क्या पता है ओवैसी, आपको मालूम है? 5 सीटें आई है, कांग्रेस से एक ही कम है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ओवैसी के जो सारे जीते हैं ना, वो सब पहले जेडीयू के लोग थे। नहीं तो अब जीते तो ओवैसी के नाम पर ही है ना। जीते तो। एक सेकंड, अभी तक शदाब चौहान एक भी बारी नहीं आए। शदाब चौहान जवाब, आप लोग क्या है पता है? नहीं, एक कमेंट और करूंगा। जो आपने बोला 2.5 मिनट बोला, एक लाइन उसके बाद नहीं बोलूंगा। मैं बोले वो विश्लेषक महोदया लगता है कुछ गजब तरह से तैयार होके आई हैं, इतना कहानी सुना दी, ये गड़बड़ वो गड़बड़ वो गड़बड़, उसने बहुत कुछ सही वो बोली है। हमको भी बहुत पीड़ा है कि रोहिणी आचार्य ने ऐसा कहा। शायद आरजेडी और कांग्रेस दोनों में टूट विभाजन हो जाए, इससे मैं इंकार नहीं करता। आरजेडी में टूट हो सकती है, हो सकती है। आप कह रहे हैं बात, मैं कह रहा हूं, लेकिन एक चीज सुन लीजिए विश्लेषक महोदया के बारे में। उनको जंगल राज तो सूझता है, औरतों की पीड़ा तो समझ में आती है, इनको अनंत राज नहीं समझ में आता। अनंत राज मतलब? अनंत राज, अनंत सिंह एक जीते हैं ना। नहीं वो तो पर जब चुनाव के वक्त तो बात हुई उसकी। ओके, पहले शदाब चौहान बोल लेंगे। तो मैं आपको सुझाता आई विल गिव यू चांस। शदाब चौहान देखिए, चुनाव से पहले बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अख्तरुल इमान साहब के माध्यम से एक ओपन लेटर लिखा था इनको कि हमें 6 सीट चाहिए, कोई मंत्रालय नहीं चाहिए। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, एनयू किशनगंज और बाल कटान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। लेकिन इनका अहंकार था, और इसीलिए मैंने कहा था आरजेडी के प्रवक्ता से उस समय भी कि जिस प्रकार कौरवों ने अहंकार में पांडवों को 5 गांव नहीं दिया और बर्बाद हो गए, उसी तरीके से तेजस्वी यादव जी ने हमको 6 सीट नहीं दिया और सियासी तौर पे बर्बाद हो गए। यही बात, मेरी बात को बैरिस्टर ओवैसी साहब ने भी रिपीट किया था। ये लोग पहले कहते हैं इनका कोई वजूद नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इनको लड़ने दीजिए। और जब हम चुनाव लड़ते हैं मजबूती से, सीमांचल की जनता हम पे प्रेम दिखाती है, हमारे नुमाइंदों को चुन करके भेजती है, फिर ये बाद में कहते हैं इनकी वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमने कहा कि फतेह हुई सीमांचल की पारी, अब है उत्तर प्रदेश की बारी। अब हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो फरियाद किदवई साहब को मैं आज ओपनली खुले दिल से कह रहा हूं कि भाई हम मिल करके एनडीए बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है। आ जाइए। इन्होंने बिहार में खेल बिगाड़ दिया है। 15 सीटें हरवाई है राजद को, 15 से 16 सीटें हराई है। आपको आना पड़ेगा इनकी शरण में, अब माननी पड़ेगी इनकी बात। फराज किदवई तैयार है? कह रहा हूं, लेकिन अगर ये अहंकार करेंगे तो इनका भी हाथ। अहंकार करेंगे तो हश्र ऐसा ही होगा। फराज किदवई, अरे सर सुनिए तो, हाँ देखिए अमीश जी देखिए, इनकी जो पार्टी है शादाब भाई की, पहले तो मैं बोलूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अच्छे आदमी हैं, देशभक्त आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही इज अ वेरी गुड गाय। लेकिन मेरी एक राय है कि जिस दिन ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में से मुस्लिमीन की जगह मिस्कीन लगा देंगे ये, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि इनको साथ ले लीजिए, इनका गठबंधन ले लीजिए। शिवसेना में से AIMIM को सुनिए तो, अरे सुनिए सर, AIMIM में से अगर इसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिएगा तो उसका मतलब होगा ऑल इंडिया काउंसिल। वो कह रहे शिवसेना से शिव हटवा दीजिए ना जब गठबंधन किया। हम चाहते हैं कि
हम चाहते हैं कि यूनिटी जो है वो पूरे पीडीए समाज में हो, तो पहले ही अपनी पार्टी में मुस्लिमीन हटा करके वहां पर मिस्कीन लगा दें। हमसे चाहते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों पे वहां 100 से ज्यादा रेप हुए थे, 64 मुस्लिम विधायक थे, वो क्या कर रहे थे? सैफई में डांस चल रहा था। आप मेरी पार्टी का नाम चेंज करना चाहते हैं जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, ये शिवसेना पे आप गठबंधन करते समय ये शर्त नहीं लगाते हैं, ये सारी शर्तें सिर्फ हम पे लगाते हैं। 2027 में सर, मैं आपको खुले दिल से कह रहा हूं, हम मिलकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन आप अगर अहंकार दिखाएंगे, आप नाम बदलो फिर आओ, तो आपको कह रहे नाम बदल के आओ, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वो कह तो रहे नाम बदल के आओ, अभी तुम लायक नहीं बने हो उनके पास आने के, नाम बदलोगे तो लायक बनोगे। यही अहंकार था बिहार में। बिहार की सीमांचल की जनता ने बता दिया, अब उत्तर प्रदेश की जनता बताने वाली है। जो लोग मुजफ्फरनगर दंगे में खामोश रहते हैं, जब वह हमारी बेटियों की इज्जतों को लुटा। अच्छा, कितनी सीटें चाहिए यूपी में? चलिए थोड़ा समन्वय हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ा समन्वय मैं बनाने की कोशिश करता हूं। सीटें कितनी चाहिए आपको? कितनी सीटें आप मांग रहे हैं? 20 या 15 या 5 या 3? अरे जो दिल से तेलंगाना में कितनी सीटें जीते हैं करने तैयार है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बीजेपी एनडीए को हराना है। लेकिन हम लोग कितनी सीटें जीते हैं? कुर्सी नहीं बिछाएगा अब्दुल, अब कुर्सी लगाएगा, उस कुर्सी पे गर्व से बैठेगा। मैं तो जो ये दिल से दे दें, बात तो करें बैठ करके, हमें स्वीकार तो करें। हमारे लिए अहंकार नहीं है। देखिए नाम वो बदल लेने वाले हैं, फराज किदवई नाम वो बदल लेने वाले हैं, लेकिन खेल बिगड़ रहा है। अब यूपी की बारी है, और यूपी में अगर ओवैसी आएगा तो इस बार कुछ ना कुछ सीटें जरूर लेकर जाएगा। मुसलमान ओवैसी के साथ जुड़ रहा है। वो लोग जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो AIMIM हो, हम उनके साथ AIMIM के साथ तभी उग्रवादी बोला था, कम्युनल पॉलिटिक्स छोड़ दें। अब सुनिए, बोल रहे हो आप अपने अंजाम को दावत दे, तो ठीक है, हम ऐसे अरे बहुत सारे अंजाम देखें भैया। हमारी पार्टी सोशल जस्टिस की, हमारी पार्टी सोशल जस्टिस की कोख से उसका जन्म हुआ है। हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी की धमकियों से शादाब भाई नहीं डरते हैं। अरे हम लोग मोदी जी से नहीं डरे तो आपसे क्या डरेंगे साहब? हम समाजवादी लोग हैं। क्या बात करते हैं आप बताइए, तेलंगाना में कितनी सीटें जीते आप? तेलंगाना में कितनी सीटें जीते? बात समाजवादी है, लेकिन खेल परिवारवाद का है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। बिहार में लगा पाया। ओके, ऑडियो साउंड सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात तो मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, सतीश जी आपका विश्लेषण क्यों इतना बायस्ड हो जाता है? आपने कहा वृद्धावस्था पेंशन दे दी गई। पेंशन हो या तनख्वाह, महीने की पहली तारीख को या दूसरी तारीख को ट्रांसफर होती है। यह माना जाता है कि हर हाल में महीने के पहले 2, 3, 4 दिन, तो आपके हिसाब से नहीं ट्रांसफर होनी चाहिए थी? मतलब वो व्यक्ति जो वृद्धावस्था पेंशन पे आश्रित है वो 15 नवंबर के बाद हो। कोई अब कल के दिन आप कहेंगे कि बैंक का जो इंटरेस्ट है, जो बुजुर्ग लोग इंटरेस्ट के ऊपर रहते हैं ना, इंटरेस्ट भी महीने की पहली तारीख, नहीं वो भी नहीं क्रेडिट होना चाहिए। अगर कोई चीज आ रही है, यानी महिलाओं के लिए भी किस्त नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है बिहार के और देश के मतदाता को इतना नासमझ नहीं समझना चाहिए कि रूटीन में आने वाली जी सतीश कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश के सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, दूसरी एक मिनट, मैं अमीश जी एक लाइन में अमीश जी और कहना चाहता हूं। देखिए, अभी जो आपके बीच में देखा फराज साहब और शादाब साहब के बीच में, ये जानते क्या है, अपने ही बने जाल में आदमी कैसे फंसता है। बहुत राहुल गांधी बोल रहे थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब ओवैसी ने कहा भाई संख्या के आधार पर भागीदारी दो, तो ट्यूं। अब मगर सुनिए, यूपी में एक और बड़ी मजेदार बात होने वाली है। अभी तो जुबली हिल के चुनाव में तो ओवैसी इनके साथ थे, कांग्रेस के साथ, और रेवंत रेड्डी ने वो बोल दिया है जो शायद फराज किदवई साहब को कमनल नहीं लग रहा है। कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। भाई साहब, ये हैदराबाद से लखनऊ आते आते बड़ी समस्या पैदा कर देगी। और आपने कहा वो मुसलमीन लगाना छोड़ दे, भाई साहब वो तो एलानिया कह रहा मैं मुसलमीन हूं, मगर आप लोग तो कट्टरपंथियों के आगे की बीन के ऊपर जैसे डांस करते रहते हैं, वो अपने आप में बड़ी भारी समस्या होती है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, भी एक शेर बोला था, मुझे याद आया, मुझे राहुल गांधी के फुरफुरा शरीफ के साथ राहुल गांधी जी जो कूदते हुए मुझे दृश्य याद आया, जो वो नाव से कूदे थे उस ढंग का।
तो मुझे खुसरो का एक शेर याद आया जी। कहते खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो कूदा वो डूब गया। मैं कह दे रहा हूं कूदा वर्ड उस पे नहीं था, मैं कह रहा हूं जो कूदा वो डूब गया और जो डूबा वो पार। तो मैं इसको थोड़ा परिवर्तित करके फिरोज साहब कहना चाहूंगा कि सुनिए भैया जलवा मोदी का और न समझे तुम उसकी धार, जो छूटा वो डूबगा, जो साथ आवा वो पार। ओके, ये है जलवा मोदी का। मन लगता है आपको सतीश जी जलवा है मोदी का? नहीं 10 सेकंड। जलवा तो उनका है ही, बहुत जबरदस्त जलवा है। लेकिन बिहार में जो नीतीश का जो छाता था ना, भले नाम मोदी जी न घोषित करे, लेकिन एन की जरूरत पड़ी ही। बाद में हो सकता है बिल को वो भी किनारे कर दिए जाए, लेकिन एन के बिना इनका काम नहीं चल रहा था। पहला बात ये एक बड़ी खबर है, एनडीए की कुंड में से बड़ी खबर है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री ने कुछ तेवर बदले हैं और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान है, एनडीए में हमें कम सीटें मिलने की हमें कसक रहेगी। अभी तक हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं बन पाए हैं, हमारा स्ट्राइक रेट बीजेपी से कम नहीं है, इसके बावजूद हमें कम सीटें दी जाती हैं, ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी। मैं सीधा रुख करता हूं, मोदी मैजिक की जब बात हो रही थी तो एक सेकेंड, सुजाता पांडे, डू यू थिंक देयर इज अ मोदी मैजिक? और आप पे कुछ पर्सनल कमेंट्स भी हुए, योर टेक। 10 सेकेंड। मोदी मैजिक तो है ही और इसीलिए शायद आप देखें कि जी सुजाता बोलिए। हाँ, मोदी मैजिक तो है ही और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो तो चुनावों के परिणाम में ही दिख रहा है आपको। 2024 का जो जनरल इलेक्शन का परिणाम था वो शायद अब अपवाद था, उसके बाद जनता को रियलाइज़ हुआ कि नहीं गलती हो गई, गलती को सुधारा गया। उसके बाद हर स्टेट में, चाहे वो हरियाणा हो, उसके बाद जितनी चुनाव हुए, बिहार हो जिसकी आशा भी लोगों को नहीं थी, वहां महाराष्ट्र हुआ और प्रचंड बहुमत से जीते और प्रधानमंत्री। जी मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। फिलहाल एक ब्रेक।